हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी 2 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ अपलोड करूँगी, पर मेरी तबीयत सच में सीरियसली बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तबीयत, इसलिए मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी। बट अब रेगुलर वीडियोस आएंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो लिविंग वर्ल्ड का 2 पार्ट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ये पार्ट 3 वाला वीडियो है और इस पार्ट में हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरी इस लेक्चर पर बने रहिए, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है, सब कुछ अगर अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज का हमारा पार्ट 3 में टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसका एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट मैं लेक्चर बनाऊंगी, और इसका PYQ भी मैं सॉल्व कराऊंगी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। हम इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे और स्ट्रॉन्ग करेंगे इस टॉपिक को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि अगर तुम अपने आसपास के एरिया में देखोगे, अपने आसपास अगर देखोगे, तो तुम्हें बहुत सारी वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। वो पॉटेड प्लांट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, तुम्हारे घर में पाले जाने वाले कोई पेट हो सकता है, या फिर कोई दूसरा एनिमल्स हो सकता है, कोई प्लांट हो सकता है। तो ये सब जो है, ये सब अलग अलग वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो तुम्हारे ही आसपास प्रेजेंट है। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. बोल रहा है कि यहाँ पर तुम्हारे आसपास और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जिसे तुम अपनी नेकेड आई से, नेकेड आई मतलब नंगी आंखों से, अपनी ये नेकेड आई से देख नहीं सकते हो, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म फिर भी तुम्हारे आसपास है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? माइक्रोब्स, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं, जिसको माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं, नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। तो वो सारे ऑर्गेनिज्म भी हमारे आसपास ही इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organism that you see would increase. मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, अगर तुम जिस एरिया में ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, मान लो मैं इतने एरिया में ऑब्जर्वेशन कर रही हूँ, तो मुझे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन वाले एरिया को बढ़ाकर अगर इतना कर दूँ, इतना मतलब मैं पूरे घर को अगर मैं ऑब्जर्व करने लगूँ, या अपने नेबर में पूरा ऑब्जर्व करने लगूँ, मतलब जैसे जैसे मैं ऑब्जर्वेशन का एरिया इंक्रीज करूँगी, मैं, वैसे ही जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जो रेंज है ऑर्गेनिज्म का, रेंज और वैरायटी जो है ऑर्गेनिज्म का, वो भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर तुम अपने घर के अंदर देखोगे, तो तुम्हें अपने पेट दिखाई देंगे, कुछ पंछी दिखाई देंगे, कुछ इंसेक्ट्स दिखाई देंगे। अगर तुम घर से ऑब्जर्वेशन इंक्रीज करके अपने पूरे नेबर्स में देखोगे, तो तुम्हें कुछ और अलग अलग जानवर दिखाई देंगे, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, ठीक है, कोई दूसरा बर्ड्स, ठीक है। और अगर तुम अपना पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखोगे, अपने पूरे सिटी को ऑब्जर्व करोगे, तो तुम्हें और भी बहुत सारे रेंज ऑफ वैरायटी के प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तुम एरिया इंक्रीज करोगे ऑब्जर्वेशन का, तो तुम्हारा जो रेंज ऑफ वैरायटी ऑर्गेनिज्म का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। मतलब ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा वैरायटी के ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। इसको बोलते हैं स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो आपको इकोलॉजी वाले चैप्टर में भी मिलेगा, ठीक है। Obviously, if you will visit a dense forest, you will probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर तुम डेंस फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल में अगर तुम ऑब्जर्व करने जा रहे हो, घने जंगल, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सुंदरबन, ये सब जैसे घने जंगल, डेंस फॉरेस्ट में अगर तुम विजिट कर रहे हो, वहाँ तुम ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तुम्हें बहुत सारे तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे वहाँ पे, क्योंकि वो जंगल इतना बड़ा है, इतने बड़े घने जंगल है कि वहाँ पे तुम्हें सब कुछ दिखेगा, सारे जानवर, सारे तरह के पंछी दिखेंगे, सारे तरह के जानवर दिखेंगे, लायन, टाइगर, एलिफेंट, मतलब स्नेक, बर्ड्स में अलग अलग प्रजाति, मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा नंबर में वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे तुम्हें वहाँ पे। Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. अब तुम्हें जितने तरह के प्लांट दिखाई दे रहे, जितने तरह के एनिमल्स दिखाई दे रहे, जितने तरह के कोई दूसरे ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं, वो हर एक प्लांट, वो हर एक एनिमल, वो हर एक ऑर्गेनिज्म जो तुम देख रहे हो, वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डॉग का अपना एक स्पीसीज है, बर्ड्स का अपना एक स्पीसीज है, ह्यूमंस का अपना एक स्पीसीज है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का एक स्पीसीज रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट करता है स्पीसीज को। The number of species that you are known and described range between 1.7 to 1.8 million.
ठीक है। तो जो नंबर ऑफ स्पीसीज मतलब स्पीसीज के नंबर को जितना हम मतलब जितने स्पीसीज के नंबर हम जानते हैं या जितना स्पीसीज के नंबर को हम डिस्क्राइब किए वो उसका रेंज जो है 1.7 से 1.8 मिलियन है। और ये डेटा रॉबर्ट मे ने दिया था। पता होगा आपको कि 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज रॉबर्ट मे ने ये डेटा दिया था कि जितने स्पीसीज हम मतलब अभी तक हम जितने स्पीसीज को जानते हैं, पढ़े हैं, डिस्क्राइब किए हैं वो 1.7 से 1.8 मिलियन है। और ये डेटा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा 1.7 से 1.8 मिलियन ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। तो ये जो अलग अलग स्पीसीज है ये क्या रेफर कर रहा है? ये बायोडाइवर्सिटी रेफर कर रहा है कि तुम्हारा डाइवर्सिटी मतलब जहाँ ऑर्गेनिजम्स का घर होता है, जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जिस जगह पे रहते हैं उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स, इतनी सारी वैरायटी के ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास है, इसीलिए इसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायो मतलब लाइफ और डाइवर्सिटी मतलब घर। ठीक है। तो जिस जगह में सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उस जगह को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जितने भी तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ में प्रेजेंट है वो बायोडाइवर्सिटी को रिफर करते हैं। ठीक है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरियाज और इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली बीइंग आइडेंटिफाइड। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम जैसे जैसे नए एरियाज को डिस्कवर करेंगे, मतलब नए एरियाज में अगर एक्सप्लोर करेंगे, मतलब ऐसी जगह तुम जा रहे हो जहाँ तुम कभी गए नहीं हो, या फिर ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ तुम ऑलरेडी जा चुके हो बहुत पहले। ठीक है। तो नई जगह जाओ या पुरानी जगह जाओ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जब भी तुम किसी जगह पे जाओगे वहाँ तुम्हें हमेशा न्यू ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करने को मिलेंगे। मतलब हमेशा तुम्हें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखेगा पुरानी जगह या नई जगह में भी ऐसा ऑर्गेनिज्म दिखेगा जिसे तुम पहली बार देख रहे होगे, जो तुमने पहली बार आइडेंटिफाई किया होगा। तो नए ऑर्गेनिज्म जो है ना हर जगह पे कंटिन्यू आइडेंटिफाई होते रहते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ में ये कहा गया है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में चलेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ को रीड करना स्टार्ट करते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ये देख चुके हैं कि हमारे वर्ल्ड में, इस पूरे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है और जितने स्पीसीज को हम जानते हैं वो 1.7 to 1.8 मिलियन है। ठीक है। तो हमारे वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अब हम अपने एरिया में अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स को लोकल नेम से जानते हैं। मतलब कोई दाल को, कोई अरहर दाल को, वो जो येलो वाली दाल आती है, कोई अपने एरिया में उसे अरहर दाल बोलता है, कोई किसी एरिया में उसे तुअर दाल बोलता है। तो हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के अकॉर्डिंग हम अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स को उनके लोकल नेम से जानते हैं। ठीक है। दिस लोकल नेम्स वुड वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद अ कंट्री। और ये जो लोकल नेम है, ये जिस लोकल नेम से हम सिर्फ अपने एरिया में जानते हैं, वो लोकल नेम जगह जगह एक कंट्री के अंदर जगह जगह अलग अलग स्टेट में अलग, मतलब एक पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट में ये लोकल नेम्स जो होते हैं वो वैरी करते हैं। वैरी मतलब डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है। मतलब कहीं पे कुछ नाम होता है, कहीं पे कुछ नाम होता है, कहीं पे कुछ नाम होता है। तो ये जो होता है लोकल नेम्स अलग एक कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट में वैरी करते हैं, अलग अलग जगह में वैरी करते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and mean to talk each other to refer to organism we are talking about। मतलब कि अगर इससे क्या होता है कि एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। मतलब अगर मैं अरहर दाल बोल रही हूँ, तुम तुअर दाल बोल रहे हो, तो मतलब हम दोनों में आपस में कन्वर्सेशन अच्छे से हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम दो लोग जो हैं वो एक चीज़ को अलग अलग नाम से जानते हैं, अपने लोकल नेम्स के अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग लोकल नाम से जानते हैं। तो ये लोकल नेम जो है एक कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट में वैरी करता है, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। और अगर हम इसका हम एक रास्ता अगर नहीं निकाले कि एक दूसरे से बात कैसे करें, इसका एक रास्ता नहीं निकाले कि कम्युनिकेशन कैसे अच्छा कर सके, सिंपल कर सके, जैसे कि सबके लिए सबको पहचानना, सबको बात करना सिंपल हो, तो इसीलिए हम इसको मतलब हम एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है। तो hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known to the same name all over the world. This process is called nomenclature। मतलब कि इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको स्टैंडर्डाइज तरीके से नेमिंग किया गया है। हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में एक सेम नाम दिया गया, एक सेम नाम असाइन किया गया ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक ही चीज़ को अलग अलग स्टेट में उसके अलग अलग लोग अपने लोकल नेम से पुकार रहे थे, तो इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक रास्ता निकाला कि हम हर एक
ऑर्गेनिज्म को, हर पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक पूरी कंट्री में एक सेम नाम देंगे। एक मतलब इसका नाम मान लो अर्पिता रखा गया, तो मतलब वो उसकी हर जगह अर्पिता से ही जाना जाएगा, ठीक है। पीपल का पेड़, इसका उस प्लांट का, उस पेड़ का नाम पीपल रखा गया, तो उसे हर जगह पीपल के नाम से ही जाना जाएगा। नीम के पेड़ को नीम के पेड़ से ही जाना जाएगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म को, हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से नाम दे दिया गया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को। और इस नाम देने वाली प्रोसेस को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम देना, नामकरण करना, ठीक है। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम नॉमेनक्लेचर या नेमिंग करना, नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग करना, नामकरण करना। तो नॉमेनक्लेचर और नेमिंग तभी पॉसिबल है जब हमें पता हो कि ऑर्गेनिज्म को करेक्टली डिस्क्राइब, मतलब ऑर्गेनिज्म के बारे में करेक्टली डिस्क्रिप्शन हमें पता हो कि ये ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, कैसे जीता है, कैसे मरता है, तो मतलब पूरे दिन क्या करता है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर पता है, अगर हम उसे पूरे अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहे हैं एक एक चीज़ डिटेल में, तो हम उसका नामकरण करने में आसानी हो जाता है। तो नॉमेनक्लेचर और नेमिंग करना तभी पॉसिबल है जब हमें पता हो कि ऑर्गेनिज्म कैसे करेक्टली डिस्क्राइब हो रहा है। एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू, और हमें पता हो कि उस ऑर्गेनिज्म को कौन सा नाम देंगे तो उससे अटैच रहेगा, मतलब उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। किसी भी ऑर्गेनिज्म के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसे एक ऐसा नाम असाइन करना है जिससे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हो, ठीक है, मैच हो, कुछ अटपटा सा ना लगे। तो इससे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ये ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। नॉमेनक्लेचर से पहले हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तभी हम नामकरण कर सकते हैं कि कौन सा नाम इससे मैच कर रहा है, इस ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, the number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. तो मतलब इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, हम अच्छे से पढ़ पाए, इसलिए हमारे मतलब जितने भी साइंटिस्ट है, जितने भी बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने एक प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश किया, एक प्रोसेस इस्टेब्लिश किया। हर एक नोन, जितने भी ऑर्गेनिज्म हम जानते थे, सबका एक साइंटिफिक नाम असाइन कर दिया। सारे मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे वर्क कर रहे थे, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम असाइन कर दिया, एक प्रोसेस दिया जिससे उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम असाइन कर दिया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो भी नाम जिस साइंटिस्ट ने असाइन किया, वो नाम पूरे बायोलॉजिस्ट, सारे बायोलॉजिस्ट पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट करेंगे। पूरे वर्ल्ड में जितने बायोलॉजिस्ट है, जितने लोग हैं, सब उस नाम को एक्सेप्ट करेंगे, उस साइंटिफिक नेम को एक्सेप्ट करेंगे। For plants, scientific names are based on agreed principle and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature (ICBN). ये ICBN का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, न जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा है ये ICBN, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, ये फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट्स के लिए जो मतलब जितने भी प्लांट्स थे, जो साइंटिफिक नेम असाइन हो रहा था, वो ICBN के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब हो रहा था। मतलब प्लांट्स को जितने भी साइंटिफिक नेम दिए गए, उसका प्रिंसिपल और क्राइटेरिया ICBN जो है वो बेस था। ICBN ने बताया था कि इस प्रिंसिपल और इस क्राइटेरिया में तुम्हें साइंटिफिक नाम असाइन करना है, ठीक है, प्लांट्स के लिए। अब तुम पूछोगे कि एनिमल्स के लिए नामकरण कैसे हुआ। Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature (ICZN), ठीक है। एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है वो असाइन करें। प्लांट के लिए ICBN था, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और प्लांट के लिए, एनिमल के लिए ICZN है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। प्लांट का जो नामकरण था वो ICBN के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया बेस था, और एनिमल के लिए ICZN के क्राइटेरिया प्रिंसिपल बेस था, ठीक है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो साइंटिफिक नेम जो है वो इंश्योर करता है, ये श्योरिटी देता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का उसका खुद का एक अपना नाम है, जिसे सबको एक्सेप्ट करेंगे, सब उसी नाम से पुकारेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल टू अराइव द सेम नेम। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें, किसी भी पीपल को ये इनेबल कर देता है कि सेम नेम अराइव करे, पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से पुकारे, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन अगर हम दे रहे हैं तो इससे इंश्योरिटी मिल जाता है कि सारे ऑर्गेनिज्म का सेम नाम होगा पूरे वर्ल्ड में। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म।
तो और ये भी इंश्योर करता है कि एक ही नाम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना दिया जाए। हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना खुद का एक अपना नाम हो, ठीक है, उसका उस नाम को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को असाइन ना किया जाए। एक ऑर्गेनिज्म का उसका खुद का अपना नाम हो और उस नाम को कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकता, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा पैराग्राफ कहा गया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to known organism। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल प्रोवाइड करते हैं साइंटिफिक नेम में और किसी भी ऑर्गेनिज्म को देने के लिए। मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर बायोलॉजिस्ट साइंटिफिक नेम दे रहे तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल के बेस्ड को फॉलो करके ही देते हैं। मतलब जो प्रिंसिपल एक बार बना दिया वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, उसी को फॉलो करके साइंटिफिक नाम बायोलॉजिस्ट देते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को। Each name has two components, the generic name and the specific epithet। तो हर एक नाम में, जिस भी ऑर्गेनिज्म को हम साइंटिफिक नेम दे रहे हैं उसके हर एक नाम में एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, मतलब जीनस नेम होता है और एक स्पीसीज नेम होता है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और इस सिस्टम ऐसे सिस्टम से जिसे नाम दिया जा रहा है उसमें दो कंपोनेंट है, जेनस और स्पीसीज। तो इस दो कंपोनेंट वाले नाम को क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जिस भी नाम में दो कंपोनेंट है, जिस भी इस पूरे सिस्टम में जो दो कंपोनेंट का नाम दिया गया है उसको दो कंपोनेंट के होने की वजह से क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। और ये नेमिंग सिस्टम किसने दिया है? कैरोलस लिनेनियस ने दिया है। द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। तो इस नेमिंग सिस्टम में जो 2 वर्ड फॉर्मेट है, मतलब दो वर्ड हम यूज कर रहे हैं, जीनस और स्पीसीज, ये जो है ये फॉर्मेट बहुत कन्वीनियंट होता है। मतलब किसी भी इंसान को याद करने में, बोलने में बहुत सुविधा होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है, ठीक है। तो अब हम मैंगो का साइंटिफिक नेम तो सबको पता होता है, मैंगो का बच्चे को भी पता होगा। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैंजिफेरा इंडिका। ये जो है हम अब यहाँ पे देखते हैं कि बाइनोमियल नेम यहाँ पे कैसे है। इन दिस नेम मैंजिफेरा रिप्रेजेंट द जीनस। इस नाम में मैंजिफेरा इंडिका में जो मैंजिफेरा है वो जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो होता है, दो कंपोनेंट होता है, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। तो दो कंपोनेंट में जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है मैंजिफेरा, जैसे इसमें है, उसको जीनस बोलेंगे। इंडिका जो है वो एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट वर्ड हमेशा जीनस होगा और सेकंड कंपोनेंट हमेशा स्पीसीज होगा। अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर का बहुत सारे यूनिवर्सल रूल दिया गया है जिसे सारे बायोलॉजिस्ट ने फॉलो करके नामकरण किया है। तो बायोलॉजिकल नेम ये जो रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करेक्ट स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाता है, तो इसे अच्छे से पढ़ना है। बायोलॉजिकल नेम जनरली इन लैटिन। जितने भी बायोलॉजिकल नेम होते हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम होते हैं, वो हमेशा लैटिन में होते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स, और हमेशा इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप कीबोर्ड में चेक कर सकते हैं अपने फोन के या लैपटॉप के, इटैलिक्स कैसे लिखाता है। तो बायोलॉजिकल नेम जनरली लैटिन होता है। लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, ठीक है, और इसको हमेशा हम इटैलिक्स में लिखते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल नाम लैटिन होता है लेकिन हम उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। जितने भी बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिनाइज्ड होते हैं और लैटिन से डिराइव्ड होते हैं अपने ओरिजिन के, मतलब अपने ओरिजिन पे, मतलब ओरिजिन के इररिस्पेक्टिव। कहाँ से ओरिजिन हो रहा है ये मतलब नहीं है। जितने भी बायोलॉजिकल नेम है वो लैटिनाइज्ड होते हैं, लैटिन में लिखाए होते हैं, और जब हम लिखते हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा जीनस होता है, सेकंड कंपोनेंट हमेशा स्पीसीज होता है। और बायोलॉजिकल नेम में दोनों वर्ड जो होता है, जब हम हाथ से लिखते हैं, जब हम हाथ से कॉपी में लिख रहे हैं तो हम उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। मतलब जीनस को अलग से अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज को अलग से अंडरलाइन करेंगे। तो दोनों वर्ड्स को जब हम हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, और जब उसको प्रिंट करते हैं, मतलब जैसे बुक में तुम्हारा प्रिंट है, तो देखो यहाँ पे इटैलिक्स में प्रिंट है, ये मैंजिफेरा इंडिका देखो प्रिंट है तो इटैलिक्स में प्रिंट है, ठीक है। तो प्रिंट होता है तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, और हाथ से लिखते हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। ये क्यों करते हैं? उसके लैटिन ओरिजिन को दिखाने के लिए, उसके लैटिन ओरिजिन इंडिकेट हो, इसलिए हम उसको इस तरह से लिखते हैं। फर्स्ट वर्ड जीनस डिनोट करता है, और फर्स्ट वर्ड जीनस जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे मैंजिफेरा का एम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और जो स्पीसीज नेम होता है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि इंडिका यहाँ पे आई जो है स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, ठीक है। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। हम जैसे ही स्पीसीज से लिख के खत्म कर लेते हैं उसके एंड में ऑथर का नाम लिखते हैं। मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म का नामकरण अलग अलग साइंटिस्ट ने किया है, ठीक है। तो जैसे ही जीनस लिखे, स्पीसीज लिखे, स्पीसीज के एंड में हम उस ऑथर का नाम लिखते हैं जिसने उस नामकरण, उस नेमिंग को किया है, ठीक है। जैसे मैंजिफेरा इंडिका, ये नामकरण जो है मैंगो का नामकरण, साइंटिफिक नेम, ये कैरोलस लिनेनियस ने दिया है। इसीलिए हम मैंजिफेरा इंडिका के बाद हम लीन लिखते हैं, लिनेनियस का लीन एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। स्पीसीज के बाद हम ऑथर का नाम लिखते हैं, वो भी एब्रिविएटेड फॉर्म में।
ये एब्रीविएटेड फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्रीविएटेड फॉर्म को हमेशा याद रखना है, एब्रीविएटेड फॉर्म, ठीक है। कि बायोलॉजिकल नेम के बाद जैसे ही इस जीनस और स्पीसीज नेम खत्म कर लेते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म में हम ऑथर का नाम लिखते हैं जो भी उसको डिस्कवर करता है। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनेनियस, ठीक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनेनियस। ये मतलब एब्रीविएटेड फॉर्म में ऑथर का नाम लिखने का इंडिकेट होता है कि ये स्पीसीज को लिनेनियस मतलब उस ऑथर ने डिस्कवर किया है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है। इसीलिए हम एब्रीविएटेड फॉर्म में हम ये लिखते हैं। It is nearly impossible, since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है ये इम्पॉसिबल है, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ पाना, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एक साथ जान पाना, ये नियरली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें कुछ एक ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे ये पॉसिबल हो सके, सारे ऑर्गेनिज्म को पढ़ पाना आसान हो सके, ठीक है। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन, और जिस प्रोसेस से हम एक रास्ता निकालते हैं, एक डिवाइस निकालते हैं, ठीक है, जिससे पॉसिबल हो सके, उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। हम एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मतलब क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को हम एक ऐसे ग्रुप में डाल देते, एक ऐसे कन्वीनियंट कैटेगरीज के ग्रुप में डाल देते, कन्वीनियंट कैटेगरीज के ग्रुप में डाल देते कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस्ड पे। मतलब मुझे बाहर से इस ऑर्गेनिज्म में कुछ चीज़ें दिख रही है, उसकी बेसिस में हम इस ऑर्गेनिज्म को किसी सेम दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। इसी प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक ग्रुप में डाला जाता है, ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। अगर हम अब एक ग्रुप में जैसे मान लो 5 ऑर्गेनिज्म है जो सेम है, ठीक है, तो हम उस पूरे ग्रुप को हम पढ़ लेंगे, हम पूरे ग्रुप को एक बार पढ़ेंगे तो हम एक बार में उस 5 ऑर्गेनिज्म को पढ़ सकते हैं। तो हो गया ना ये आसान। 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म को पढ़ने से अच्छा है कि हम कुछ ग्रुप्स को पढ़ ले, कुछ ग्रुप्स की स्टडी कर ले, जिससे हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स और कैट्स और इंसेक्ट्स। देखो हम ऑलरेडी कुछ ग्रुप्स को जानते हैं, जैसे कि प्लांट का ग्रुप, एनिमल का ग्रुप, डॉग, कैट, इंसेक्ट्स का ग्रुप, ये सब के ग्रुप को हम ऑलरेडी जानते हैं। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। अब हमें एक मोमेंट पे, अगर हमें कभी भी किसी भी मोमेंट में अगर मुझे इन सब ग्रुप में से किसी भी एक टर्म को बोला गया, अपना मतलब पुकारा गया किसी भी एक टर्म को, तो हमारे दिमाग में क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कुछ कैरेक्टर आने लगेंगे। जैसे मैंने तुम्हें कहा डॉग, तो डॉग तुम्हारे दिमाग में क्या इमेजिन करोगे? तुम डॉग को इमेजिन करोगे, बिल्ली, शेर, किसी सांप, किसी और जानवर को तो इमेजिन नहीं करोगे। तो मैंने तुम्हें डॉग कहा तो तुम पूरे डॉग के ग्रुप को इमेजिन करोगे कि हाँ, उनका 4 पैर होता है, उनके शरीर में बहुत सारे बाल होते हैं, डॉग ब्लैक कलर का, ऑरेंज कलर का, ये सब कलर के होते हैं, उनकी दांत बहुत नकली होती है, ठीक है। ये सब तुम सोचोगे अपने दिमाग में, तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली उस ग्रुप से रिलेटेड इतने सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। What image do you see when you think of a dog? जब मैंने तुम्हें डॉग कहा तो तुम्हारे दिमाग में कौन सा इमेज आएगा? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। ऑब्वियसली तुम सबके दिमाग में डॉग कहने पे डॉग का ही इमेज आएगा, कैट का इमेज नहीं आएगा, ठीक है। Now if we were to think of allostations, we know that we are talking about। अब अगर मैंने तुम्हें allostations कहा तो तुम उसके बारे में भी जानते हो कि allostations ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, ऐसा रहता है, ऐसा करता है, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में allostations का ही पिक्चर आएगा, किसी और ऑर्गेनिज्म का पिक्चर तो आएगा नहीं। Similarly, suppose we were said to mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair। अगर मैंने उसी तरह तुम्हें मैमल्स कहा तो तुम मैमल्स के बारे में क्या इमेजिन करोगे कि हाँ, मैमल्स एक जानवर की तरह होता है जिसमें बाहर की तरफ एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं और बॉडी में हेयर होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर, ये तुम इमेजिन करोगे मैमल्स में। Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will of wheat plant, not of rice or any other plant। उसी तरह अगर मैंने प्लांट के केस में अगर तुम्हें वीट कहा, वीट का प्लांट, तो तुम ऑब्वियसली वीट का प्लांट इमेजिन करोगे ना कि वीट एक मोनोकोट प्लांट है, वीट में ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस सीजन में आता है, ग्रो करता है। तुम ऑब्वियसली राइस या किसी दूसरे प्लांट के बारे में नहीं सोचोगे, वीट के बारे में ही सोचोगे,
Hence, all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. convenient category to we use to study organism. तो ये जितने भी टर्म है डॉग, कैट, मैमल्स, राइस, वीट, ये जितने भी टर्म है ये सब जो है एक कन्वीनियंट कैटेगरी है, एक कन्वीनियंट कैटेगरी है जो हम ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए हम यूज़ करते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। अब इन्हीं सारी कैटेगरीज का जो साइंटिफिक नेम है, हम ये कैटेगरी में डिवाइड तो कर रहे हैं, हम कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई तो कर रहे हैं, लेकिन इस कैटेगरी का साइंटिफिक नेम जो है, कैटेगरीज का साइंटिफिक नेम जो है वो है टैक्सा। कैटेगरीज का साइंटिफिक नेम क्या है? टैक्सा। कैटेगरीज का साइंटिफिक नेम क्या है? टैक्सा। ठीक है, here you must recognize the taxa can indicate also a taxa. एक सेकेंड, here you recognize that taxa can indicate categories at very different level. तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए कि टैक्सा जो है यानी कैटेगरीज का ही जो दूसरा नाम, साइंटिफिक नाम जो है टैक्सा, टैक्सा जो है वो इंडिकेट करता है कैटेगरीज को अलग अलग लेवल पे। ठीक है, टैक्सा जो है वो कैटेगरीज को अलग अलग लेवल पे इंडिकेट करता है, मतलब थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, तो अलग अलग लेवल पे टैक्सा कैटेगरीज को इंडिकेट करता है। कैसे करता है देखो बता रहे हैं। Plants also form a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa. ठीक है, प्लांट एक टैक्सा है, प्लांट एक कैटेगरी है, एक ग्रुप है, तो वो टैक्सा हुआ। ठीक है, वीट भी एक ग्रुप है तो वो टैक्सा हुआ। एनिमल्स और मैमल्स, डॉग्स, ये सब भी एक टैक्सा हुए, अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग कैटेगरी है। बट यू नो दैट डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। पर यहाँ एनिमल्स, मैमल्स और डॉग्स में तुम्हें एक चीज़ कॉमन पता चलेगा कि ये जो डॉग्स है, ये मैमल्स है, और ये जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स कुछ नहीं, एक एनिमल ही होता है। मैमल्स कोई ना कोई एनिमल होता है, हम लोग मैमल है, हम भी एनिमल है, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बकरी, हर कोई मैमल है और वो एनिमल्स है। और डॉग्स क्या होता है? मैमल्स होता है, एनिमल्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम पता कर सकते, यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये तीनों ही टैक्सा है, ये तीनों ही टैक्सा है। पर डॉग क्या है? डॉग मैमल है, और मैमल क्या है? मैमल एनिमल्स है। तो यहाँ पे बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल। ठीक है, Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa different level. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डॉग मैमल्स है, मैमल्स एनिमल्स, तो यहाँ पर ये तीनों ही अलग अलग टैक्सा है, लेकिन ये टैक्सा एक कैटेगरी को अलग अलग लेवल पे डिवाइड कर रहा है, एक कैटेगरी को अलग अलग लेवल पे दिखा रहा है कि एक टैक्सा, मतलब एक टैक्सा एक पहली कैटेगरी दिखा रहा है, डॉग जो लोअर लेवल है, उससे हायर मैमल्स है, उससे सबसे ज़्यादा हायर एनिमल्स हो गया। ठीक है, तो टैक्सा जो है यहाँ पे अलग अलग लेवल पे कैटेगरीज को इंडिकेट कर रहा है। Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, मतलब जो भी चीज़ें हमें बाहर से दिख रही है उसके बेसिस पे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करा जाता है अलग अलग टैक्सा में। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग टैक्सा में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, और इसी प्रोसेस को अलग अलग क्लासिफिकेशन करना, अलग अलग टैक्सा में क्लासिफिकेशन करना, इसी प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट, along with the structure of cell development, process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic study. मतलब external structure, internal structure, cell का structure, development process, ecological information और किसी भी organism का external, internal, cell structure, development process, ecological information, ये सारे ही चीज़ें organism की सारी ही चीज़ें living organism का essential हो जाता है modern taxonomic study के लिए। अगर किसी भी organism को अगर हमको taxonomic study करना है तो हमको उसका external feature, internal feature, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए। और यही 4-5 चीज़ें मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? देखो, सबसे पहले हम करके आए थे कैरेक्टराइजेशन, हम एक ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं। फिर आइडेंटिफिकेशन, एक ऑर्गेनिज्म को हम एक सर्टेन ग्रुप में आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम एक सर्टेन कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, उसके बाद उसका नामकरण करते हैं, नॉमेनक्लेचर। ये जो है ये 4 स्टेप है टैक्सोनॉमी के बेसिक के लिए, मतलब टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए हम ये 4 स्टेप फॉलो करते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये 4 स्टेप होते हैं टैक्सोनॉमी स्टडी के लिए। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी हमारे लिए कुछ नया नहीं है। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. मतलब ह्यूमन जो होते हैं, हम ह्यूमंस
वो हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं और ज़्यादा जानने की, ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा जानने के लिए हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने के लिए हम और ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, पर्टिकुलरली अगर उसमें हमें खुद का फ़ायदा हो तो। ठीक है, हम अपने फ़ायदे के लिए हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीडेड टू फाइंड सोर्स फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। ठीक है, तो पुराने समय में, अर्ली डेज, पुराने समय में ह्यूमन जो होते थे वो अपने बेसिक नीड्स, खाना, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर के लिए, बेसिक नीड के लिए सोर्सेज फाइंड करते थे। Hence the earliest classification were based on the use of various organisms। तो पहले का जो क्लासिफिकेशन होता था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, वो यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के बेस पे होता था। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपना चीज़ें जैसे जैसे यूज करते थे उसके बेस में अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन होता था। ठीक है, Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among them। तो ह्यूमन जो होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स अभी सिर्फ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी, मतलब उनके रहने, खाने, बिहेवियर, डाइवर्सिटी के बारे में जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि उनके बीच के, वो अपने कम्युनिटी में, अपने पॉपुलेशन में किस तरह से कौन से रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, अपने एंसेस्टर के साथ कैसे रिलेशनशिप फॉलो करते हैं, उसमें वो जानने में भी इंटरेस्टेड है। मतलब ह्यूमन को और ज़्यादा जानना है, सब कुछ जानना है, सब कुछ जितना जितना हो सकता है ना, सब कुछ जानना है। तो अब ह्यूमन सिर्फ अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं जानते, उनके डाइवर्सिटी के बारे में नहीं जानते, बल्कि उनके बीच के रिलेशनशिप के बारे में भी जानते हैं। और दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक। और जिस ब्रांच में हम रिलेशनशिप को जानते हैं, रिलेशनशिप को पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। जिस ब्रांच में हम रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, उस ब्रांच को हम सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। The word systematics is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism। तो जो word systematics है, ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ, लैटिन यानी डेड लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। और डेड लैंग्वेज से डिराइव हुआ लैटिन वर्ड जो सिस्टमा था, मतलब सिस्टमा जो था वो लैटिन वर्ड था, सिस्टमा से सिस्टमैटिक्स डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिनेनियस यूज सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ दिस पब्लिकेशन। तो लिनेनियस जो थे, कैरोलस लिनेनियस, उन्होंने सिस्टमा नेचर टाइटल का मतलब एक पब्लिकेशन दिया था, एक पब्लिकेशन उन्होंने दिया था लिनेनियस ने, जिसका टाइटल सिस्टमा नेचर था। और सिस्टमा क्या है, लैटिन वर्ड है सिस्टमैटिक्स का। तो सिस्टमा नेचुरे उन्होंने एक पब्लिकेशन का टाइटल दिया था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स आर लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो जो सिस्टमैटिक्स का जो स्कोप है वो बाद में बहुत धीरे धीरे करके बहुत बड़ा होता गया, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन जैसे स्टेप भी शामिल हो गए। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। सिस्टमैटिक जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में बताता है। ऑर्गेनिज्म के पहले ऑर्गेनिज्म के बीच कैसा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप था, कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ, उनके एंसेस्टर कौन थे, उनके कॉमन एंसेस्टर कौन है, उनके एंसेस्टर का बिहेवियर कैसा था, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कहाँ रहते थे, कैसे करते थे, कैसे रहते थे। तो मतलब सब कुछ जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है ऑर्गेनिज्म के बीच में, उसको हम सिस्टमैटिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने सेकंड टॉपिक कंप्लीट कर दिया, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है, थर्ड एंड लास्ट टॉपिक, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज है, जिसमें हम अलग अलग कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, यानी अलग अलग टैक्सा के बारे में पढ़ेंगे डिफरेंट लेवल पे। तो उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी हम डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। So our first question is, who is known as the father of taxonomy? टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? टैक्सोनॉमी के फादर जो है लिनेनियस है। ठीक है, कैरोलस लिनेनियस टैक्सोनॉमी के फादर है। उन्होंने एक बुक लिखी थी, सिस्टमा नेचर। ठीक है, सिस्टमा नेचुरे, उन्होंने बुक लिखा था सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ने भी इंट्रोड्यूस किया था कैरोलस लिनेनियस ने। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी कैरोलस लिनेनियस ने दिया था, और मैंगो का साइंटिफिक नेम भी इन्होंने ही दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। तो करेक्ट नेम ऑफ राइटिंग साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, तो देखो यहाँ पे एम छोटा है। ठीक है, यहाँ पर मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे आई बड़ा है। देखो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। तो ए और सी तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ बी और डी में क्या डिफरेंस है? बी और डी तो बिल्कुल सेम ही लग रहा है मुझे।
जब प्रिंटेड होता है तब इटैलिक्स में लिखा होता है। यहाँ पे बी आंसर होगा, ठीक है, बी मैंजिफेरा इंडिका। जीनस होगा कैपिटल लेटर से और स्पीसीज होगा स्मॉल लेटर से, ठीक है। साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन इटैलिक्स एंड कंसिस्ट ऑफ जीनस स्पीसीज। साइंटिफिक नेम में जीनस और स्पीसीज होता है और उसको हमेशा इटैलिक्स में लिखते हैं, तो यस ट्रू हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्ड इन अ साइंटिफिक नेम रिप्रेजेंट द स्पीसीज। फर्स्ट वर्ड क्या होता है? स्पीसीज। गलत, फर्स्ट वर्ड स्पीसीज नहीं होता, जीनस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरा रिफर्स टू एनिमल लाइफ। गलत, फ्लोरा जो होता है वो प्लांट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है और एनिमल लाइफ को जो है, एनिमल लाइफ को फॉना रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, मैन का क्या हो जाएगा? होमो सैपियंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगो का क्या होता है? मैंजिफेरा इंडिका। वीट का क्या होता है? ट्विटिकम एस्टिवम। मैन का होमो सैपियंस। हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका। नीम का एजाइर डायरेक्टा इंडिका, ठीक है, एजाइर डायरेक्टा इंडिका। मैंगो का मैंजिफेरा इंडिका, वीट का ट्विटिकम एस्टिवम, मैन का होमो सैपियंस, हाउस फ्लाई का मस्का डोमेस्टिका, नीम का एजाइर डायरेक्टा इंडिका, ठीक है। ये जो है इंपॉर्टेंट कॉमन नेम साइंटिफिक नेम है, इसको याद करना है आपको। नेक्स्ट जो है द टर्म सिस्टमैटिक्स इज फर्स्ट यूज बाय। सिस्टमैटिक्स वर्ड किसने यूज किया था? जूलियन हक्सले ने। लिनेनियस ने क्या दिया था? लिनेनियस ने टैक्सोनॉमी दिया था, ठीक है। लिनेनियस ने क्या दिया था? टैक्सोनॉमी दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था, ठीक है, और जूलियन हक्सले ने सिस्टमैटिक्स दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हु प्रपोज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। हु प्रपोज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया? फिर से रिपीट क्वेश्चन है, लिनेनियस ने, ठीक है। नेक्स्ट इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करना है। इनकरेक्ट मैच, होमिनिडी क्या होता है? फैमिली। जीनस होता है होमो, ये बिल्कुल सही है, सैपियंस हो जाएगा स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज में सैपियंस हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। प्राइमेटा इज ऑर्डर फैमिली इन होमिनिडी, तो कौन सा गलत है? तो ऑप्शन ए जो है ये गलत है, फैमिली होमिनिडी नहीं होता। होमिनिडी जो है, करेक्ट फैमिली फॉर ह्यूमन इज होमिनिडी। करेक्ट फैमिली फॉर ह्यूमन इज होमिनिडी, ठीक है। यहाँ पे होमिनिडी का स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। करेक्ट, तो जीनस कॉम्प्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है, जीनस में ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज होते हैं। बाइनोमियल नेम्स आर ऑलवेज अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, जब बाइनोमियल नेम्स को हाथ से लिखते हैं तब अंडरलाइन करते हैं, सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, ये भी सही है। टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स आर कंप्लीटली अनरिलेटेड, ये गलत है। ICZN गवर्न द रूल ऑफ नेमिंग एनिमल्स। ICZN जो है एनिमल्स को नेमिंग करता है। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स अनरिलेटेड बिल्कुल नहीं है। तो 1, 2 और 4 ये तीनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा था ना आपसे, तो 1, 3, 4 करेक्ट है, टैक्सोनॉमी वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो टैक्सोनॉमी से हम आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन करते हैं। टर्म टैक्सॉन किसने दिया था? अडोल्फ मेयर ने दिया था, ठीक है, अडोल्फ मेयर ने टैक्सॉन दिया था। साइंटिफिक नेम ऑलवेज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद मैच द फॉलोइंग है, यहाँ पे हायरार्की है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो एनिमलिया क्या है? किंगडम है। फाइलम कॉर्डाटा, क्लास मैमलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो सैपियंस। ये जो है ये पूरा ह्यूमन के बारे में दिया है कि ह्यूमन का किंगडम एनिमल होता है, फाइलम कॉर्डेट्स होता है, ह्यूमन में कॉर्डेटा पाया जाता है, क्लास मैमलिया होता है, मैमल होते हैं हम लोग, ऑर्डर प्राइमेटा होता है, फैमिली होमिनिडी होता है और जीनस होमो होता है, स्पीसीज सैपियंस होता है, ठीक है। तो ये ह्यूमन के पूरा ह्यूमन का दिया है, इसको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेरा प्लांटम बुक किसने दिया है? तो बेंथम और हुकर ने। जेनेरा प्लांटम बुक जो है बेंथम और हुकर ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज गवर्न बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन देता है, गवर्न कौन करता है? ICZN ICBN, ठीक है। प्लांट और एनिमल के लिए ICZN ICBN गवर्न करता है। नेक्स्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो मैंजिफेरा का M कैपिटल है, इंडिका का I छोटा है और उसके बाद एब्रीविएटेड फॉर्म में ऑथर नेम है लिंक, तो C हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट वे राइट अ साइंटिफिक नेम इज जीनस स्पीशीज इटैलिस्ट और अंडरलाइन सेपरेटली। यूज फॉर डैश टर्म इज यूज फॉर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक ग्रुप, अलग अलग टैक्सोनॉमिक ग्रुप के लिए हम टैक्सॉन यूज करते हैं। फिर असर्शन है,
टेक्सोनॉमी हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनॉमी जो होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच रिलेशनशिप को समझने में हेल्प करता है। टेक्सोनॉमी का काम ये है, रीजन है प्रोवाइड इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देता है। ये सही है, तो येस असर्शन रीजन बिल्कुल सही है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है। टेक्सोनॉमी में हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि ये इवोल्यूशनरी लिंक देता है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग। कैरोलस लिनेयस ने सिस्टमा नेचर बुक दिया था। बाइनोमियल नेम जो है होमोसेपियंस है, ह्यूमन का, ये ह्यूमन का होमोसेपियंस है। आईसीज एन एनिमल नेमिंग रूल से बोटानिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है। ठीक है, ये हो गया ख़त्म। तो इसी से साथ हमारा सेकंड टॉपिक जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं